नमस्कार। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज हमारे स्टूडियो में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मीडिया के माध्यम से ये पहला साक्षात्कार आप आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 2 महीना हो चुका है जब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देश के हृदय स्थली इस मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। इस दौरान आपने काफ़ी सारे निर्णय लिए हैं जिससे आम जनता को एक विश्वास उत्पन्न हुआ है कि अब जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उससे और ज़्यादा हम बड़े विकास की ओर जाएंगे, अग्रसर होंगे। सुशासन के आपने कई उदाहरण इस 2 महीनों में दिए हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि क्या सुशासन और जन कल्याण ये जो आधार हम सरकार के पहले मुख्य आधार बना करके आप चल रहे हैं, क्या आपकी योजना है? देखिए, ये बात सही है कि सुशासन और जन कल्याण ये किसी भी सरकार के पहले मूल उद्देश्यों में होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैंने सरकार संभाली, हमारे सामने का आदर्श उदाहरण यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनने शासन की सूत्र हाथ में लेते ही पूरे देश में और दुनिया में संदेश दिया है कि सत्ता हमारी खुद के या हमारी पार्टी के लिए सुख मौज का साधन नहीं है, ये सेवा का, समर्पण का। जब हम ये उद्देश्य लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से सुशासन की, पारदर्शिता की, जवाबदेही की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने इस दिशा में बढ़ने का प्रयास किया। जी। तो आपके आने के साथ एक बात उठी थी कि जो पुरानी योजनाएं हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, एक आशंका सी मन में आई थी। तो इस विषय में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता का तो बहुत अपेक्षा होती है कि कोई भी जन कल्याण की योजना, कोई सरकार आए, जनता का हित कभी अहित में नहीं बदलना चाहिए। मुझे इस बात का एहसास था कि सरकार अगर अच्छा काम कोई भी करेगी तो सरकार की अच्छे कामों को बंद करना ये कभी भी सुशासन के में तो नहीं कहा जा सकता ना जी। इसलिए मैंने वो सारी जन कल्याण की योजना जो जारी रही उनको सबको हम जारी रख रहे हैं। लेकिन काल के प्रवाह में और नित नवीन नूतन क्या कर सकते हैं जो जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, उस व्यवस्था को हाथ में लेना मेरा काम है और मैंने उस दिशा में काम किए। जो शासन के सूत्र कहीं ढीले पड़ते हैं, कहीं कमज़ोर दिखते हैं, कहीं गलत होता है, उसका दृढ़ता के साथ विरोध करना ये शासन के शासक से अपेक्षा की जाती है। और मैं तो सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ। भगवान राम राज्य की कल्पना, राम राज्य की स्थापना हमारे अपने सुशासन के श्रेष्ठतम मापदंड है, प्रतिमान है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में हम सबके लिए आदर्श हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये ऐसे अतीत के घटनाक्रमों से, उनके किए गई कार्य पद्धति से सुशासन की राह खुलती और मैंने उस दिशा में दृढ़ता के साथ निर्णय लेना चालू किया है। जी। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमें इनके परिणाम भी सामने दिख ही रहे हैं, क्योंकि एक विश्वास उत्पन्न हुआ है और वो विश्वास आपकी बातों से निश्चित तौर पे और दृढ़ होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मध्य प्रदेश प्रवास पर आए। उनका विशेष स्नेह भी रहा है मध्य प्रदेश पर। पिछली जनजातियों के लिए जनमन योजना भी उन्हीं ने लॉन्च की है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इनके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, यद्यपि हमारे यहाँ तो एक तरह से ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्गों के लिए शासन ने बहुत सारी योजना चलाई है। लेकिन जैसे एसटी में भी, पिछड़ी में भी, अति पिछड़ी 3 बेगा, सहरिया, ये कुछ जातियां हैं जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। उनके जीवन के कष्ट में सरकार खड़ी दिखाई दे, उनके जीवन में सुख आए, इसलिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनमन योजना लागू की है। उस योजना को लेकर के हम निश्चित रूप से उस वर्ग के सारे लोगों के साथ एक तरह से न्याय भी करेंगे और उनको समाज की मुख्य धारा में खड़ा होने के साथ साथ उनके जीवन से ये कष्टों निवारण करने के लिए मैं ठोस योजना बना रहे हैं और उसमें हम आगे भी बढ़ रहे हैं। जी। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 4 जातियां बताई और वीआईपी बताए हैं, जिनमें युवाओं की बात ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी आए हैं छात्र राजनीति से। युवाओं के बीच आपका बहुत लंबा अनुभव है और युवाओं को आपसे बहुत अपेक्षाएं भी है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके सामने, उनकी चिंता का विषय है। तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से अब आप कुछ ऐसे कदम जो आप हमारे युवाओं को आश्वस्त करने के लिए उठाना चाहेंगे?
देखिए, ये बात सही है। प्रधानमंत्री ने आज के इस दौर में लोग राजनीतिक दृष्टि से एक नई धारा बनाने का प्रयास करते हैं कि जिस जाति की बहुलता है, उन बहुलता के आधार पर वो अपनी जाति के प्रत्याशी का नाम डाल करके ये इनके प्रकार सत्ता प्राप्त करते। और हमने सबने देखा अतीत के प्रवाह में, अगर देश में कहीं कष्ट हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण में से एक कारण हमारा परस्पर जातियों में पड़ना या जातियों में उलझना भी रहा है। ऐसे दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नई दृष्टि दी है। उनने कहा कि जातियां तो केवल 4 ही है, और उनने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया, अलग अलग उसका वर्गीकरण किया है, जिसमें गरीब, युवा, किसान और नारी, ये 4 जातियां उनने मानी है। और ये कितने आदर्श बात भी है, जो अगर 4 के अंदर जोड़ लो तो बचता क्या है। अगर हम गरीब की गरीबी दूर कर दें, इस बहनों की, माताओं की, उनके सम्मान की योजनाओं को जारी रखें, उनके कष्ट दूर करें, किसानों को बात करते हैं तो किसान तो भारत कृषि आधारित पूरा देश है ही, क्या गांव क्या शहर सब दूर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हमारी काम करती है। अपने राज्य में तो सबसे बड़ी अगर इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ी है तो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है, लगभग 25% की दर से आगे बढ़ रही है। ये विश्व के सर्वाधिक ग्रोथ वाला राज्य में से अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। इसी प्रकार से युवाओं की बात करें तो दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है, और ऐसे में भी 8.5 करोड़ जनता में से हमारा आज की स्थिति में सबसे युवा प्रदेश की स्थिति में भी मध्य प्रदेश आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से युवाओं के हाथ में काम मिले, उनके जीवन में उनने जो धारण किया या सोचा है उस लक्ष्य की वो प्राप्ति करे, सरकार उसमें मदद बनाए। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं कि सबको नौकरी सरकारी मिलेगी। जो जहाँ जिस जगह भी खड़ा है वहाँ उसको उस तरह से शासन के माध्यम से उसके जीवन में अपनी ऊर्जा का सही उपयोग हो जाए, इस दिशा में हम योजना बना रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि धीरे धीरे हम काफ़ी अच्छे से सफल हो रहे हैं। इसलिए हमने अर्न के साथ लर्न, ये एक और बात करी कि आप कमाते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, और इसीलिए नई शिक्षा नीति लागू की है। और नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी हमने उम्र की सीमा का बंधन समाप्त कर दिया है। काम करते करते आप 2 डिग्री लेना चाहो 2 डिग्री ले सकते हैं। अगर आप BA BCom BSc की वो जो बनी बनाई बॉर्डर है वो तोड़ने का प्रयास, कोई साइंस का विद्यार्थी आर्ट्स का पढ़ना चाहे तो आर्ट्स पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि सब उच्च शिक्षा में आए, केवल कागज़ की डिग्री लेने के बजाय मिडिल के बाद से ही व्यक्ति के जीवन की दिशा तय हो जाना चाहिए। तो हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी आते आते अगर उसको लगता है कि मैं कोई अपने ITI से मेरी ज़िंदगी की दिशा बनाना चाहता हूँ, या वो जो उसके मन में आता है, वो सारी चीज़ों को देने का प्रयास हमने किया है। और उसी दृष्टि से अपनी सरकार काम भी कर रही है। जी जी। और आपने शिक्षा नीति की बात की है तो हमें याद आता है कि मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जहां पर आपने नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने लागू की थी, और ये श्रेय मध्य प्रदेश को मिला था। निश्चित तौर पर युवाओं पर आपका विशेष ध्यान है, शिक्षा पर आपका विशेष ध्यान है, तो ये आने वाले समय में इनका परिणाम हमें देखने को देखिए, हम अगर युवा, महिला, किसान, गरीब अगर इनका ध्यान रखेंगे तो सबका ध्यान रख लेंगे। तो स्वाभाविक रूप से नई शिक्षा नीति के माध्यम से लॉर्ड मेकाले ने 1835 में अगर शिक्षा नीति लागू की थी, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वो भारत में अपनी दास्ता वाला युग को लाना चाहते थे, हमको गुलाम बनाए रखना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से उनने हम वो सारी चीज़ों को तोड़ा जिसके कारण से हमको हमारी शिक्षा पे गर्व रहता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय भारत दुनिया का सबसे साक्षर देश में से एक देश था, लेकिन मेकाले की शिक्षा पद्धति के बाद उन्होंने हमारी गुरुकुल पद्धति ख़त्म की। गुरुकुल पद्धति के अलावा उन्होंने हमारी जो संस्कृत से लेकर ऐसी भारतीय भाषाएं उसके प्रति घृणा पैदा करने का प्रयास किया। परस्पर अंग्रेजी के आधार पर ही सब सारी संचालन करने का प्रयास किया। काल के प्रवाह में उनने अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति तो कर ली, लेकिन हम अपने गौरवशाली इतिहास में हमको कहीं गलत लाइन पर लोग पूरे देश को ले जाकर खड़ा कर दिया। तो जो मूल थाट हमारा है वो हमारी देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए शिक्षा नीति केवल हमको किताबी ज्ञान नहीं कराती, वो अतीत से भी जोड़ती है, वो हमको सनातन संस्कृति से जोड़ती है, परस्पर भाईचारा सिखाती है। हमारी उनकी दृष्टि में जो अंतर था वो नई शिक्षा नीति में सब समाप्त करने का प्रयास किया। और शिक्षा केवल कागज़ की डिग्री देगी ऐसा नहीं, शिक्षा स्वाभिमान से जीना भी सिखाती है। इसलिए नई शिक्षा नीति लागू करने का मैंने प्रयास किया था, और योग्य प्रकार से हमने शिक्षा नीति के आधार पर जो हमारा GER जिसको सकल पंजीयक दर बोलते हैं, वो जो हमारे राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे थी, हमने प्रयास किए तो अब राष्ट्रीय औसत से हम आगे निकले हैं। जी,
आपकी ये बातचीत हमारे मध्य प्रदेश के तमाम जनता इस वक्त सुन रही है और उनका ध्यान इस बात पर ज़रूर आ रहा है कि किस तरह से आप जिस दृढ़ता के साथ इन बातों को आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको इसका सीधा सीधा लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है। स्वास्थ्य और पोषण भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आम जनता के सामने आता है। दूर दराज के इलाकों में वो सुविधाएं कई बार यदि नहीं पहुंच पा रही है तो उनको सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं इनको बढ़ाने के लिए किस तरह की कोई योजना? तो सरकार के गठन के साथ हमने इस दिशा में काम करने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा महाविद्यालय ये अलग अलग थे। हमने दोनों मंत्रालय एक की है, एक ही मंत्री को काम दिया। मेरे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी को ये काम दिया है। हमने कहा कि नहीं भाई, ये मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा एक ही होना चाहिए और इसके माध्यम से जनता की सेवा भी कर पाएँ और इसका देश भर में मान बढ़े, सम्मान बढ़े। इसलिए हम कोशिश कर आने वाले समय में सभी लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हम दें। सब हम ही करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं, तो सरकारी स्तर पे हो सकता है, प्राइवेट लोगों को भी मौका दे सकते हैं। तो सब मिला करके चिकित्सा का पूरा क्षेत्र सुधरे। इसी प्रकार से पैरामेडिकल, नर्सिंग की हमारी कई सालों से बेचारे बच्चे परेशान हैं, पर इनकी यूनिवर्सिटियों के कारण से आपस में कुछ मुकदमेबाजी भी हुई, कुछ जांच भी हुई। तो हमने कहा ये आप अपनी नज़दीक की यूनिवर्सिटियों में इनकी परीक्षा कराने के मैंने कैबिनेट से ऑर्डर कराए हैं कि भाई नज़दीक का जो पहले पुराने सिस्टम था, नज़दीक के विश्वविद्यालय इनकी परीक्षा करा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ वनांचल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमने 11 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक का खोलने का इसी सत्र से निर्णय किया है और आने वाले समय में इसको प्रत्येक ज़िले तक ले जाएंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर कोविड के बाद तो आयुर्वेद पे लोगों का बहुत भरोसा बढ़ा है। तो यह आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, तमाम प्रकार की जो पैथियाँ हैं जिससे चिकित्सा होती थी, हमको इन सब के माध्यम से जीवन में लोगों को इनकी सुविधा का लाभ दिलाना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बात के माध्यम से अब हमारा टूरिज़्म भी, आजकल मेडिकल टूरिज़्म का भी संभावना हो गई। टूरिज़्म केवल हमारी होटलों से नहीं होता था, तो आने वाले समय में दुनिया ने भारत के चिकित्सा पे भी भरोसा किया, चिकित्सकों पे भरोसा किया। तो उन्नत हॉस्पिटल, उन्नत व्यवस्था, उन्नत चिकित्सा, इन सब का तालमेल कराते हुए मध्य प्रदेश का मान बढ़ाना, ये भी निर्णय हमने किया। टूरिज़्म की बात आई है तो हम ज़रूर बात करना चाहेंगे उज्जैन के महाकाल महालोक के, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। उज्जैन श्री महाकाल महालोक बनने के बाद में सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था और ख़ासतौर से जो टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, पर्यटन, ये भी बहुत सुदृढ़ हुआ है, रोज़गार लोगों को मिला है। तो इस मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए कोई रणनीति है इस तरह? मेरा एक केवल मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक में नित्य नवीन जो नया संसाधन, नई सुविधाएं, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी का जो लाभ मिला है, वो सब जोड़ करके कुल मिला करके हमारे सबका समय बहुत कीमती है। हमारे अपने आध्यात्मिक पक्ष में भी हमारी सही दृष्टि की ज़रूरत है और नई टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने आवागमन में समय की बचत करें, इसकी ज़रूरत भी है। वो मैंने पीछे हेल्थ में भी किया है कि एयर एम्बुलेंस की हमने देश में पहला एक राज्य रहेगा जो अपने गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी एक व्यक्ति की प्राण की कीमत है। अगर हॉस्पिटल में उसको लगता है कि यहाँ इलाज नहीं हो सकता है तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम हेलीकॉप्टर से भी उसको जहाँ योग्य जगह वहाँ पहुँचाएंगे और उसके प्राण बचाएंगे। तो एयर एम्बुलेंस उसमें लाने की बात की है। और ऐसे ही ये एविएशन का ज़माना है, तो ये हमने पर्यटन की दृष्टि से भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन धार्मिक स्थानों में चाहे पीताम्बरा हो, चाहे महाकाल का मंदिर हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे अपने दतिया हो, और सलकनपुर की माताजी हो, कटनी की मैहर की माताजी हो, या जावरा के हुसैन टेकरी हो, कोई भी जगह जिसको जाना हो, हमने हवाई सेवाओं के माध्यम से शुल्क दे करके, इसके प्रयोग से हमने देश में देखा कई राज्यों में, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा में हवाई सेवाओं का लाभ लेते हैं, सियाचिन भी जाते हैं तो उससे जाने का बड़ा मार्ग लाभ मिलता है। तो ये भी हो रहा है। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जल मार्ग हमारे हैं वहाँ हम क्रूज चला करके भी ये सुविधाएं जुटाएं, ताकि एयर एम्बुलेंस के साथ वाटर एम्बुलेंस भी बना सकते हैं। जो ऐसे बड़े बड़े डैम के इलाके में लोगों को, मरीज को, बीमार के सुविधा की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारी एयर एम्बुलेंस भी जाएगी और वाटर एम्बुलेंस भी जाएगी। जी जी जी। तो ये जो अधोसंरचना का विकास की बात यहाँ आती है तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। यदि विकास की बात करते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हम बिजली, पानी, सड़क, इन सब क्षेत्रों ऐसा काम करें जिससे कि ये अधोसंरचना विकसित हो, जिसमें रोज़गार भी बढ़े, इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर आने का एक रास्ता खुले और
लोगों को भी इसमें सुविधा मिल पाए। दोनों तरह से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी जो न्यूनतम आवश्यकता वो सारे मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थापना होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, और बनी बनी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है तो वो भी उसमें भी निर्णय लेना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान हो तो मैं भोपाल में BRTS का जो कष्ट था उससे मैंने मुक्ति दिलाने का प्रयास किया कि ये गलत है, इसलिए काल के प्रवाह में पहले से ही हो सकता है, लेकिन आज वो गलती हो रही है। इसी प्रकार से हमारे अपने धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी और नए केंद्र विकसित करने की ज़रूरत है। तो जहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण के सीधे सीधे चरण पड़े वो तीर्थ बन सकते हैं, उन सबको भी हम अपने तीर्थाटन के माध्यम से धार्मिक पर्यटन की भी बड़ी संभावना लेकर के प्रदेश में रोजगार की संभावना लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, आगामी लोकसभा चुनाव ठीक सामने आ ही गए हैं, तो अब यदि मध्य प्रदेश की दृष्टि से मुझे लगता है आखिरी क्वेश्चन है ये मैं ज़रूर आपसे जानना मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ज़रूर हम चाहेंगे। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 84 के बाद से यद्यपि मध्य प्रदेश तो शुरू जनसंघ के ज़माने से हमारी पार्टी के साथ सदैव यहाँ प्रदेश की जनता ने सम्मान दिया है, और उनके दिलों पे अगर कोई पार्टी चढ़ी हुई है, उनके मन में आता है तो भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी की जो उनके साथ जुड़ी रहती है। और ये राष्ट्रवादी पार्टियों का अपना अलग अलग जनाधार है, और मध्य प्रदेश वो ऐसा स्थान है जहाँ देश में सबसे अच्छा संगठन कहीं है तो मध्य प्रदेश है। और सबसे पहली नगर पालिका जीतना, लोकसभा जीतना, विधानसभा जीतना, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, ये सारे अगर हमारे तमगे लगे हैं तो ये मध्य प्रदेश से लगे। और हमने सबने देखा कि 2014 के चुनाव में भी अगर हमको 27 सीटें मिली थी तो मध्य प्रदेश से मिली थी, और उसी प्रकार से 2019 में केवल एक ही सीट हमारी छिंदवाड़ा गई है। परमात्मा करेगा तो निश्चित रूप से वो भी जीतेंगे। और जनता जब माननीय मोदी जी के साथ है और मोदी जी के काम और मोदी जी के निर्णय लोगों के दिलों को छूने वाले हैं, उनकी प्रसन्नता के पराकाष्ठा करते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जनता मोदी जी को चाहती है, और मोदी जी के माध्यम से दुनिया में भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, इसमें हकदार होना चाहती है, सहभागी होना चाहती है। तो मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में जो पहले से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाथंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी पिछला विधानसभा का चुनाव इतने अच्छे प्रचंड बहुमत से जीते हैं कि बता दिया 163 का आंकड़ा अपने आप में कह रहा है कि आने वाला कल किसका है। जी जी, अंतिम सवाल एक आपसे, बस हमारे मध्य प्रदेश की जनता के नाम हम एक संदेश आपसे लेना चाहेंगे। आप क्या अपेक्षा करते हैं प्रदेश की जनता से, जिससे कि आप सरकार और जनता दोनों मिलकर के प्रदेश को सबसे आगे की ओर ले जाने के कदम बढ़ा सकें? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर वर्ग के लिए सरकार गंभीर है, और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के नाते से प्रदेश को और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आप भी हमारी मदद करें, हमारी योजनाओं पर भरोसा करें, और हम और आप सब मिलकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र पर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।